नारी को आदमी का पूरक बनना चाहिए, आदमी के साथ खड़े हो जाना चाहिए, और आदमी को फंसाऊंगी नहीं बल्कि ये मेरा पूरक है, इसके साथ जीवन जीऊंगी, वो हमेशा उत्तेजित रहता है। नारी रोक सकती है, नारी उत्तेजित होने के बाद बहुत ताकतवर साबित होती है, नरसिंह में जाता है। जब जेल में ले जाके हमको मारोगे, हमारी दुर्दशा कर दोगे, तो शरीर तो पीड़ित होगा, शरीर की हालत खराब होगी, लेकिन अंदर से हम क्लियर है, संघर्ष अंदर से नहीं होगा, लेकिन बाहर से तो दर्द होगा। कई लोग बोलते हैं कि संत के तो दर्द ही नहीं होता, संत तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं संत होने के बाद तो, लेकिन शरीर के दर्द होगा, क्योंकि हम सब दो चीजों से मिलकर बने हैं, तन और मन दोनों से। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। हमारे साथ हैं अनमोल। आज के पॉडकास्ट का विषय है जो हर जीव के लिए अति आवश्यक है, तो शुरू करते हैं। हाँ अनमोल, एक शब्द है फ्रीडम, शुरू से सुनते आए हैं। इस फ्रीडम शब्द का मतलब क्या है? बंधन अंदर से महसूस होता है। मैं उस फ्रीडम की बात कभी नहीं करता जो उसको बाहर से लेनी है, कि कोई इंसान सोचे कि भाई मैं फ्रीडम में हूँ, मैं आज़ाद हूँ, अब मैं चलते व्यक्ति को मारूंगा, मैं किसी को परेशान करूंगा, या मैं जो चाहूँगा वो करूंगा, या किसी की भी ज़िंदगी में घुस के उसके साथ जो मन चाहे वो करूंगा। मैं उस फ्रीडम की बात करता हूँ जो इंटरनल है। अगर हम जैसे लोग जिनको समझ में आता है कि फ्रीडम की अहमियत क्या है, कि कुछ भी ना मिले इंसान को, एक जीव को कुछ भी ना मिले, एक आदमी को, एक औरत को, एक बच्चे को कुछ भी ना मिले, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में फ्रीडम नहीं मिली, कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर उसके जीवित रहने का। तो हम जब समझाते हैं तो भी इंसान मानने को तैयार नहीं होता। अगर मानने को तैयार होता है तो वो इतना ज़्यादा पैक हो चुका है इस समस्या से, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुका है कि वो बिल्कुल भी हमको जगह ही नहीं देता, वो ज़रा सा भी अपने दिमाग में या अपने चित्त पे सुराग नहीं देता कि हम लोग एंट्री करके उसको समझा सकें। तो मेरा मानना ये है कि फ्रीडम बाहर जो दिख रही है वो नहीं है। एटलीस्ट इंसान सोचने को तो तैयार हो जाए, कम से कम समझ तो जाए। वो समझना ही नहीं चाहता, वो घबराता है। और ये जो घबराहट है ये रिलेटेड टू डेथ है। इंसान का अनुभव ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा। बोल तो देते हैं लोग कि एक दिन तो मरना ही है। कथनी और करनी में फ़र्क है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, एक एहसास हो जाना कि कुछ समय बाद हम होंगे ही नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ कोई और होगा, फिर कोई और होगा। ये बात का एहसास अगर आ जाए तो शायद उसको फ्रीडम मिलेगी। और फ्रीडम एक ऐसा चमत्कारिक एक वरदान है जो प्रकृति ऑलरेडी अपने साथ देती ही है। ये फ्री है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है। लेकिन ये संसार और आज तक की जो बनी हुई जो मान्यताएं हैं, जो मानवता बनी, किस तरह से उसका निर्माण हुआ, वो उस फ्रीडम को रोकती है, उसको काटती है। तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि कम से कम मैं सही नहीं कर पाऊँ, लेकिन लोगों को बताऊँ तो सही कि आप किस चीज़ से ग्रसित हो। क्यों? क्योंकि वार बिल्कुल सही जगह होगा ना जब, तो हमेशा ब्लास्ट तो होगा। तो मैं उस फ्रीडम की बात करता हूँ जो इंटरनल है। दर्शकों को आपकी ये बात तो ज़रूर पसंद आएगी कि चाहे सोना दे दो, चांदी दे दो, भौतिक चीज़ें कितनी भी दे दो, लेकिन मानसिक रूप से जो फ्रीडम है उसके लिए आदमी तड़पता है। और अलग अलग तरीके की आज़ादी के हिसाब से इन दिनों में एक शब्द है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और जनरल भी सुनाई देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। तो वो भी मानसिकता से जुड़ी होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है? कोई सीमाएं हैं? इंसान अपने घर में तो अपनी बात रखना शुरू करे। आज ज़माना आ गया सोशल मीडिया का, तो जो भी बात लोग रखते हैं, चाहे वो निजी फ़ायदे के लिए रखते हों, चाहे वो दूसरों को समझाने के लिए रखते हों, कभी कभी किसी इंसान को मालूम हो जाता है कि मैंने कुछ तो जाना है, किसी भी एंगल से जाना हो, किसी भी विधा में जाना हो, किसी ने संगीत में जाना हो, किसी ने शिक्षा में जाना हो, किसी ने चिकित्सा में जाना हो, किसी ने न्याय में, सुरक्षा में जाना हो, तो हमेशा जो सच में जानता है वो दूसरों को बताने की कोशिश करता है। तो क्लिक तो करती है बातें उसकी, लेकिन क्रॉस भी करती हैं साथ साथ। वो संविधान की किसी चीज़ को बाधित कर देती हैं, या किसी एक सामाजिक ग्रुप को बाधित कर देती हैं, उनकी विचारधारा को काटती हैं। तो वहाँ फिर उनमें आपस में मतभेद पैदा हो जाते हैं। लेकिन कम से कम इंसान को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रहे हो, कि कम से कम अपनी बात रखने की कोशिश करे। और सबसे पहली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो शुरुआत होती है बच्चों से। बच्चे अपने माँ बाप के सामने कुछ भी नहीं रख पा रहे हैं, और इतना ज़माना आगे चला गया है, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा त्रस्त वो अपने परिवार से हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो शुरुआत है वो बच्चों से होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बात रखने का मतलब उनकी तौहीन कर देना नहीं है। जनरली पेरेंट्स बच्चों को ये बताते हैं कि अगर आपने हमारे सामने अपनी बात रखी है तो आप हमारी इज्जत ख़राब कर रहे हो, आप हमारी औलाद नहीं हो।
आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, तो कम से कम बात रखने का तरीका है। बच्चे अपने पेरेंट्स के आगे इतना भावुक हो जाते हैं, इतना भयभीत हो जाते हैं कि या तो वो बात रखते रखते रोने लग जाते हैं या वो बात रखते रखते गुस्सा हो जाते हैं, जिससे कि उनकी बात ना तो पेरेंट्स तक पहुंचती है ना रिश्तेदारों तक पहुंचती है, और वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ से आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कोई विद्वान व्यक्ति है किसी भी विधा का, वो जब अपनी बात रखता है तो उसको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि संविधान क्या चीज़ है। तो वो बोल तो नहीं पाएगा क्योंकि संविधान बीच में आ जाएगा, लेकिन अंदर से तो कम से कम बोले। और अगर संत व्यक्ति है ना, तो उसको फिर संविधान के खिलाफ या कोई चीज़ों के खिलाफ बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उसको लगता है कि वाकई में इंसानियत के लिए ये नियम बाधा है, इंसानियत को ये नियम प्रॉब्लम कर रहा है, तो ज़रूर उसको आवाज़ उठानी चाहिए, उसको बोलना चाहिए। तो मेरा भी ये विचार रहता है जब मुझे लोग दिख जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं परेशानी में है और ये बंधे हुए हैं, किसी व्यक्ति से नहीं बनते हम। हमारे तो जंजीरें कम हैं क्या? धर्मों की जंजीरें, सामाजिक रीति रिवाजों की जंजीरें, कोई हमारे लिए क्या सोच रहा है इस बात की जंजीर, कि लोग हमको क्या कहेंगे इस बात की जंजीर, गुलानी की जंजीर, सही गलत की जंजीर, कि हमने सही किया गलत किया। कौन तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? किसी जगह वही चीज़ सही है, किसी जगह वो गलत है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो जो फ्रीडम है वो इसी तरह से है कि अंदर से उसको समझना चाहिए, बाहर से नहीं। बहुत खूबसूरती से आपने समझाया कि हर संविधान का, हर देश का अपना अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक दायरा है। तो लगता ऐसा है कि जो फ्रीडम वर्ड आता है, इसके साथ संघर्ष क्या जुड़ा हुआ रहता है? देखिए, संघर्ष तो है ही। मैंने कोशिश की हमेशा, लोगों तक तो मैं ये बात ढंग से पहुंचा नहीं पाया, आने वाले टाइम में पहुंच जाए तो ठीक है, कि वाकई में एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जो कि इंटरनल हो। बाहर आपके लिए कौन क्या सोचता है इसकी परवाह ही नहीं, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह ही नहीं, दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह ही नहीं, अच्छे बुरे की कोई कसौटी नहीं। वाकई में जो रियल तत्व है, जो अंदर मंथन करने से आता है, अंदर मनन करने से आता है, किसी से ना लड़ाई झगड़ा रहेगा। क्यों करेगा कोई किसी से लड़ाई, जब किसी की इच्छा ही नहीं है, जब सबको ही जाना है। लड़ाई इसलिए तो है, जड़ जोरू ज़मीन, हमारी अपेक्षाएं हैं, हम उनको पाना चाहते हैं। तो जब पाना चाहते हैं, हमारे दिमाग में सेट है कि हम इस दुनिया में ही रहने वाले हैं और कभी जाएंगे ही नहीं, तो फिर संघर्ष तो होगा ही। एक संत के जीवन में संघर्ष दूसरे तरीकों से होता है। वो अंदर से तो क्लियर होता है, लेकिन बाहर से वो लोगों को संघर्ष करा देता है। जैसे अगर किसी ने बोला कि शारीरिक संबंध है वो नेचुरल है, जैसे मैं बोलता हूँ कि शारीरिक संबंध नेचुरल है, ये वाकई में प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं, लेकिन इसको भी बांधा किसमें? विवाह में। अलग अलग धर्म ने अलग अलग तरीके अपनाए और अपने धर्म में विवाह को लेकर के अलग अलग प्रावधान रखे, अलग अलग नियम रखे, लेकिन विवाह तो बंध गया ना। जबकि विवाह होना चाहिए बिल्कुल बंधन से दूर। जब एक हस्बैंड वाइफ बंध जाते हैं एक दूसरे से और ये दलील दी जाती है कि आपको तो साथ रहना है, और उसके अंदर एक पवित्रता का एक पुट डाला जाता है, पवित्रता की उनमें फीलिंग कराई जाती है बार बार कि साहब यही अच्छी चीज़ है, यही अच्छी चीज़ है। लेकिन कोई किसी के घर में आके देखता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इतनी दुनिया आगे की तरफ चली गई है और लोगों को तो मज़ा भी आता है एक दूसरे के घरों में देखने में। क्या दिखते नहीं है क्या एक दूसरे के घर? क्या खुद के घरों के अंदर नहीं दिखता कि किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह की कलह होती है, किस तरह से हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, किस तरह से माँ बाप में और बच्चों में संघर्ष होता है, किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष होता है, किस तरह से भाइयों में संघर्ष होता है। यदि आप किसी को छोड़ेंगे उड़ने के लिए तो वो ज़रूर आपके पास आएगा, वो आपका ही होकर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे बंधा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को पकड़ेंगे, रिश्तों का नाम देंगे, जकड़ेंगे, तो वो आपसे ज़रूर दूर जाने की कोशिश करेगा। और वो आपको इसलिए नहीं कुछ बोलेगा कि उसको पता है कि फालतू का नाटक कौन करे, काहे को अपनी ज़िंदगी में कले पैदा करें, जो ये कह रहा है मान लो। लेकिन अंदर से वो आपको बहुत गालियाँ देगा, और वो आज नहीं तो चाहे वो बच्चे के रूप में हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार के रूप में हो, वाइफ के रूप में हो, आज नहीं तो कल आपसे बदला ज़रूर लेगा। अगर बदला नहीं लेगा तो उसके विचारों में आपके लिए बदला ज़रूर होगा। तो संघर्ष तो होता है, लेकिन संत के लिए मायने अलग हैं, दुनिया के लिए मायने अलग हैं। क्योंकि अगर कोई बोलता है कि साहब ये चीज़ सही है, आज दारू पीना कैसे सही बोल सकते हैं? दारू पीना किसी देश में सही है, किसी में गलत है। तो सही गलत किसी को नहीं पता। अगर मैं अपने मुंह से बोल दूं कि ये चीज़ सही है, ये प्राकृतिक है, अगर मैं बोल दूं फिजिकल रिलेशन प्राकृतिक है, होने चाहिए, तो फिर संविधान के अंदर कुछ ना कुछ है कि साहब इसका एक एज बैरियर है, तो मैं कैसे बोलूँगा? यहाँ मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संविधान बीच में आ जाएगा। क्योंकि मैं बना हुआ हूँ तन और मन दोनों से। मेरा मन अंदर की तरफ है, मेरा चित्त अंदर की तरफ है, चेतना अंदर की तरफ है, लेकिन तन जो है वो सांसारिक दुनिया की तरफ अपना मुंह लेके खड़ा है। और एक मुंह मेरा अंदर है जो मेरे चित्त की तरफ है। मैं वहाँ बोल सकता हूँ कि यार ये गलत तो हो रहा है। किसी लड़के का किसी लड़की का मन बहुत तेज़ी के साथ 16-17 साल में हो रहा है, उसकी चरम अवस्था है वो, लेकिन बाहर की जो दुनिया है वो उसको रोकती है। चोरी छुपे बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन फिर भी समाज उनको रोकेगा, उनको परेशान करेगा। तो संघर्ष
इस जगह पर होगा। संघर्ष अंदर की तरफ से नहीं होता बिल्कुल भी। हम क्लियर हैं, हमको अच्छी तरह पता है कि फ्रीडम क्या है। हमको कोई मारो, जेल में ले जाओगे हमको, आज नहीं तो कल हमारे भी हथकड़ियाँ लगाओगे। जब जेल में ले जाके हमको मारोगे, हमारी दुर्दशा कर दोगे, तो शरीर तो पीड़ित होगा, शरीर की हालत खराब होगी, लेकिन अंदर से हम क्लियर हैं, संघर्ष अंदर से नहीं होगा, लेकिन बाहर से तो दर्द होगा। कई लोग बोलते हैं कि संत के तो दर्द ही नहीं होता, संत तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है संत होने के बाद तो, लेकिन शरीर के दर्द होगा, क्योंकि हम सब दो चीज़ों से मिलकर बने हैं, तन और मन दोनों से। इसलिए संघर्ष के मायने मेरे लिए ये है। बहुत खूब। क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं तो अलग होती हैं और आदमी का मन अलग होता है। और आपने जिस तरीके से कहा कि उम्र की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर एक का अपना मन होता है, तो संघर्ष तो ज़रूरी है। इस संघर्ष में जहाँ तक मैं समझता हूँ, जनता जो सोचती है और उसमें 50% फीमेल है, तो आप नारी की आज़ादी के बारे में क्या विचार रखते हैं? मर्द नेचर के अकॉर्डिंग फिजिकल रूप से मजबूत है, और नेचर ने नारी को हमेशा सहने की शक्ति दी है, जिसमें संतान उत्पत्ति एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो किस तरह से उस पीड़ा को सहन करती है। मर्दों को बहुत पहले ही मालूम चल गया था, नेचर की जो दूसरी वैरायटी है ये बहुत ताकतवर है, और चूंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप मेरे से कहें कि नारी बड़ी होती है, मैं कहता हूँ नारी भी बड़ी नहीं होती और नर भी बड़ा नहीं होता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये विरोध का काम शुरू हुआ जिसमें कई हद तक आदमी भी जिम्मेदार है। शुरुआत में ही पता चल गया था कि नारी की जो ताकत है, सहन करने की ताकत बहुत ज़्यादा है, और नर की जो शारीरिक जो इच्छाएं हैं, जो नेचर के द्वारा उसको मिली हैं, वो बाहर की तरफ हैं, वो हमेशा उत्तेजित रहता है। नारी रोक सकती है, नारी उत्तेजित होने के बाद बहुत ताकतवर साबित होती है नर से भी ज़्यादा, लेकिन नर हमेशा तेजी के साथ उत्तेजित होता है और तेजी के साथ ही स्खलित भी हो जाता है। ये बात उसको शुरू से पता थी। इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि जो आदमी है वो गर्म प्रकृति का है, बहुत ज़्यादा, इतना गर्म है कि वो तेजी से क्रोधित होता है। नेचर के द्वारा उसको महत्वाकांक्षा मिली हुई है, एम्बिशियस है, मैं ये कर लूँ, मैं इस पद पर बैठ जाऊँ, मैं वो कर लूँ। तो शुरू में ही आदमी ने जो भी लिखा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, कि ये जितनी भी किताबें आज तक लिखी गई हैं, मैं नाम लेता ही नहीं हूँ किसी का, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरा तन है, थोड़े दिन रहेगा तो मैं अपनी बातें रख पाऊँगा। मैं ना किसी व्यक्ति का नाम लेता हूँ किसी बात में, ना किसी संस्था का नाम लेता हूँ। समझने वाले समझते हैं, महसूस करते हैं। जितनी भी किताबें लिखी गई वो सब मैन ओरिएंटेड है, क्योंकि ज़्यादातर किताबें आदमियों ने लिखी, और आदमियों ने लिखी और उनके अनुसार लोग जीने लगे, तो लिखी तो कठोरता की कलम से लिखी, और जब कठोरता की कलम से लिखी तो समाज में भी कठोरता पैदा होना गारंटेड था। अगर नरमता से लिखी जाती, प्रेम भाव से लिखी जाती, नारी तो जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ प्रेम ही प्रेम हो जाए, लेकिन हो क्या रहा है, नारी जहाँ खड़ी हो रही है वहाँ कलह ही कलह हो रही है। इसमें बहुत बड़ा योगदान शुरू में तो आदमी का था, लेकिन आज नारी भी उसमें बराबर की भागीदार है। जब आदमी ने नारी के विरोध में सारे नियम लिख डाले और नारी को ये बता डाला कि तुम ऐसा करोगी तो ये गलत है, ये पाप है, हम ऐसा करेंगे तो ये सब सही है, तुम हमारे पास आओगी, हम राजा होंगे इस दुनिया के, हम बैठेंगे, हमारे नाम से तुम्हें जाना जाएगा। जब ये सब लिखा गया तो नारी ने मान लिया। यही नारी की सबसे बड़ी गलती थी, उसने विरोध ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि नारी को भी नर के पास जाना ही है। मैंने आपको कहा चुंबक की जैसे हैं, दोनों में ही चुंबकीय तत्व है, ऐसा नहीं है कि एक अलग है एक अलग है। तो नारी ने माना और मानते ही खेल हो गया खत्म। आदमी अपनी इच्छाएं पूरी करता है आज तक भी, और दलीलें देता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसने खुद ने लिख दी है। फिर वो बात करता है कि ये बहुत चमत्कारी लोगों ने लिखी है, बहुत महापुरुषों ने लिखी है, और उसके साथ आध्यात्मिक पुट भी जोड़ दिया जाता है। आज़ाद नहीं है इंसान, चाहे नारी हो चाहे बच्चा हो, आध्यात्मिकता हो ही नहीं सकती। ये मेरा मानना नहीं, ये हर इंसान के जहन में जब इंसान कुड़ता है, परेशान होता है, जब वो आज़ादी को महसूस नहीं करता, तो उसका जो हृदय है ना वो बिल्कुल संकुचित हो जाता है, बिल्कुल अंदर सिकुड़ जाता है। और जब वो आज़ादी महसूस करता है, जब वो मुस्कुराता है, जब वो खिलता है, तो उसका जो हृदय है बिल्कुल ऐसे बूस्ट हो जाता है, खुलता है। यही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है। वो क्षण, वो एग्जिस्टेंस, वही सब कुछ है। तो नारी को समझना चाहिए अगर कुछ गलतियां नर से पहले हो गई हैं, नर को भी समझना चाहिए अगर पुराने लोगों ने कुछ गलतियां कर दी हैं, तो आज उन गलतियों को सही करने का समय आ गया है। कि नारी को मत बताओ कि तुमको भी आदमी जैसा बनना है। जब फ्रीडम प्राप्त नहीं हुई इंसान को, जब भी किसी कौम को इतना दबाया जाएगा, तो वो एक दिन ब्लास्ट जरूर करेगी, और एक दिन जब उसके पक्ष में नियम बनाए जाएंगे तो क्या होगा, फिर वो हावी होगी। आज नियम सारे नारी के पक्ष में बना दिए तो वो उसका दुरुपयोग करेगी ही, क्योंकि उसकी पीड़ा
सदियों पुरानी है। नारी को भी समझना चाहिए, नारी को आदमी का पूरक बनना चाहिए, आदमी के साथ खड़े हो जाना चाहिए, और आदमी को फंसाऊंगी नहीं बल्कि मेरा पूरक है, इसके साथ जीवन जीऊंगी। मैं खुद स्वतंत्र हूँ, आदमी भी स्वतंत्र है, और आदमी को ये बात कहना बंद कर देना चाहिए, नारी को भी ये समझना बंद कर देना चाहिए कि मुझे भी आदमी बनना है। ज़्यादातर नारी ये सोचती है, एक छोटी सी बच्ची ये सोचती है कि अगले जन्म में मुझे बेटी मत बनाना, अगले जन्म में मुझे आदमी बनाना, अगले जन्म में मुझे बेटा बनाना। पेरेंट्स जब लड़की को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लड़के पर ही ध्यान देते हैं, चाहे कितने बुद्धिजीवी लोग हों और बोलते हों कि नहीं हमें तो बेटी को भी उतना ही ध्यान देना है, बेटे को हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि ठीक है हो गया तो हो गया। लेकिन अंदर से अगर आप देखेंगे उनकी गतिविधियों से क्लियर हो जाएगा, बूढ़े बूढ़े लोगों के मन से क्लियर हो जाएगा, चाहे उन्होंने दुनिया कितनी देखी है, उनको लड़का भी चाहिए। तो सब चीज़ जब क्लियर हो जाएगी तो लड़की खुद अपने अस्तित्व को बचा पाएगी, और वो ये समझ जाएगी कि मुझे लड़का बनने की ज़रूरत क्या है, मैं अपने आप में ही संपूर्ण हूँ। और उसके दिमाग में जो चीज़ है कि आदमी को सिर्फ मेरा शरीर चाहिए, मेरे से ये सिर्फ इसलिए जुड़ता है, उसके दिमाग से वो भी चीज़ निकलेगी, और वो आदमी की कार्बन कॉपी बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। और फिर बहुत बड़ी दुनिया प्रेम से भी चलेगी। आदमी की महत्वाकांक्षा की भी आवश्यकता है, इस प्रकृति को आगे बढ़ाती है महत्वाकांक्षा, और जो प्रेम भाव है वो अस्तित्व को स्थिर रखता है, और इतनी शानदार स्थिति में अस्तित्व को लेके जाता है कि जो नारी है वो प्रेम ही प्रेम बांधेगी, और परिवारों की भी ज़रूरत नहीं है, समाज की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ नारी खड़ी हो जाएगी वहीं स्वतंत्रता के साथ साथ प्रेम ही प्रेम होगा। तो नारी की स्वतंत्रता को मैं इस तरह से देखता हूँ। बहुत खूब। देखा गया है कि सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है और फीमेल को धीरे धीरे ताकत मिल रही है, समाज भी उनको उनकी जगह देने की तरफ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मेल का एक डोमिनेशन जो है वो हटता नहीं है। लेकिन इन दिनों में ये देखने में आया है कि जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत आज़ादी नज़र आती है, बल्कि कई कई बार तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा भी आती है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि नारी नहीं, मेल भी जो है वो सोशल मीडिया जो दोनों का है उसमें नारी अपनी जगह बना रही है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो फ्रीडम शब्द को पूरा पर्यायवाची बना हुआ है इन दिनों में। चाहे नारी हो चाहे आदमी हो, फ्रीडम ऐसी नहीं हो कि अपना रिडार छोड़ करके इंसान दूसरे के रिडार में घुस जाए कि मैं फ्रीडम में हूँ इसलिए मैं चाहूँगा जो ही करूँगा। कोई संस्था होती है, संस्था के कुछ नियम कानून होते हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं। जैसे कि धार्मिक संस्थाओं में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में स्कूल, कॉलेजेस आते हैं, हॉस्टल्स आते हैं। ऐसे ही सामाजिक संस्थाएं हैं जिसमें समाज आता है, आप रहते हैं, वो जगह आती है, कॉलोनी आती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा कि एक मानव जो है, एक जीव जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। उसने अपना मुंह बाहर की तरफ भी कर रखा है और अंदर की तरफ भी कर रखा है। बल्कि हो ये गया कि जो उसका मुंह अंदर की तरफ है, जहाँ उसको वाकई में जाना ही है, वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है वो चेहरा। बल्कि उसका बाहर का जो चेहरा है ना, वो ज़्यादा प्रगाढ़ हो चुका है, उसका ध्यान ज़्यादा बाहर की तरफ जा चुका है। तो जब समाज के अंदर वो जाता है तो वो सब चीज़ों का निर्माण करता है, और जब वो निर्माण करता है तो उसकी प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि फिर वो लोगों के रिडार में घुसने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इन संस्थाओं को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मर्जी होगी तो आप धार्मिक संस्थाओं में वही काम करेंगे कि साहब हमको तो फ्रीडम है। आप शैक्षणिक संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में कि स्टूडेंट वहाँ के नियम नहीं फॉलो करें, क्योंकि ये सांसारिक दुनिया है। इसमें समस्या यही है कि उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप फ्रीडम पसंद करते हैं, आपको संस्था के रूल रेगुलेशंस पसंद नहीं आ रहे, अगर आप सोशल मीडिया के रूल रेगुलेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, जहाँ फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो चुकी है, तो आप सोशल मीडिया को भी छोड़ दीजिए। वही सामाजिक संस्थाएं हो गई जिसकी मैंने बात की। आप शैक्षणिक संस्थाओं को भी छोड़ दीजिए। कौन कहता है आप स्कूल में जाइए, कौन कहता है आप कॉलेजेस में जाइए। जब आप फ्रीडम के इच्छुक हैं तो आप भी फिर किसी के लिए ना बोलें। मैं भी कई बार बहुत आक्रोशित होकर बोलता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आपकी जो शैली है बहुत आक्रामक है। देखिए, हर बात को कहने का एक तरीका है, हर बात को कहने की एक डिज़ाइन है। अभी ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ मुझे चिल्लाने की आवश्यकता है। मैं अपने भावों को आप तक पहुँचा सकता हूँ, कैमरा तक पहुँचा सकता हूँ, जनता तक पहुँचा सकता हूँ। जहाँ पब्लिक बैठी है, और अगर ऐसी पब्लिक बैठी है जो सोई हुई है, उसके मन में मुझे छेद करना है, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा एक लिबर्टी लेनी पड़ेगी चिल्लाने की या आक्रामक होने की। लेकिन आक्रामक होना एक शैली है मेरे लिए, वो ये नहीं है कि मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ। लेकिन जनरली हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो उनके लिए एक हुनर बन गया है, उनके लिए एक स्टाइल बन गई है कि कोई एक दूसरे के फ्रीडम को क्रॉस करेगा, वो अपनी बात रख रहा है, फिर वो अपनी बात रख रहा है, तो होगा क्या, उससे उनके व्यूज़ आएंगे, क्योंकि पब्लिक है वो एक दूसरे की लड़ाई देखना चाहती है। तो सोशल मीडिया इस फ्रीडम का दुरुपयोग भी करती है कहीं ना कहीं, ऐसा मेरा मानना है। अनमोल, आपकी सोच क्लियर है। जो आप बोल रहे हैं, समाज में बहुत सारे लोग वो सब सोचते होंगे, ठीक है, ये एक पहलू है फ्रीडम का।
लेकिन दूसरा एक पहलू है जस्ट इसका अपोजिट। आपको लगता नहीं अगर फ्रीडम में लगाम नहीं लगाई जाए, सामाजिक व्यवस्थाओं की सीमाएं नहीं बांधी जाए, सीमा में नहीं रखा जाए, तो वो गुंडागिर्दी करना चाहेंगे, मनमर्जी करना चाहेंगे। और इसका जो हानिकारक प्रभाव है अनलिमिटेड फ्रीडम मिलने पर, उसके बारे में बताइए। आपने गुंडागिर्दी शब्द यूज़ किया। गुंडागिर्दी ठीक वही है कि खुद की ज़िंदगी में ध्यान ना दे करके दूसरे के रडार में घुस जाना, दूसरे की फ्रीडम को ब्रेक कर देना। तो गुंडागिर्दी के तो मैं या कोई भी सत्ते पे चलने वाला व्यक्ति कभी पसंद ही नहीं करेगा गुंडागिर्दी को, तो क्योंकि वो तो किसी के रडार को छलनी करने वाली बात है। और गुंडागिर्दी तो वो चीज़ है जो उसके चित्त पे तो प्रभाव डालता ही डालता है, उसको डराता है, धमकाता है व्यक्ति को, लेकिन उसके शरीर पे भी प्रभाव डालता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, क्योंकि गुंडागिर्दी का आधार तो वही है, मारना पीटना। तो गुंडागिर्दी मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि आखिर एक गुंडा इंसान, एक बदमाश इंसान बनता क्यों है। आज आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे गाने आपके सामने हैं जिसमें टशन की बातें होती हैं, जिसमें गुंडागिर्दी को एक स्टाइल माना जाता है, जिसमें तमंचे, पिस्टल, एक दूसरे को मारना, तेरा भाई ये है, तेरा भाई वो है, पुलिस थाने में तेरे भाई की चलती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह की जब बातें होती हैं और गुंडागिर्दी वाले व्यक्तियों का महिमा मंडन होता है, तो जो युवा पीढ़ी है उसके दिमाग में गुंडागिर्दी सर चढ़ के बोलती है। तो ऐसी जगह पे कि गुंडागिर्दी ओनली फॉर टशन, गुंडागिर्दी एक महिमा मंडन की तरह है, ये एक शौक है, तो उसके लिए तो ऐसे गुंडे बदमाशों के लिए तो वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल अंदर ही कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, या फिर कोशिश करनी चाहिए शुरुआत में कि हमारे जैसे लोगों की बातें सुनाई जाए या किसी और व्यक्ति की बातें सुनाई जाए कि वो इस चीज़ को एन्जॉय ना कर सकें। अब बात आती है उन गुंडे बदमाशों की जो मजबूरी में बन जाते हैं। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है, उनके लिए मेरी सहानुभूति है कि वो बन कैसे जाते हैं। कभी कभी कोई कमज़ोर व्यक्ति होता है, समाज उसको इतना पीड़ित करता है, इतना परेशान करता है, गलती से उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कोई हद नहीं, और आप उन्हीं को गुंडे क्यों बोलते हैं, उन्हीं को क्यों बदमाश बोलते हैं जो जेलों की हवा खा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि जेलों की हवा खाने वालों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आदतन अपराधी नहीं हैं, उनके साथ एक घटना घटने के फलस्वरूप ऐसा काम हो गया जिसके कारण वो पूरी ज़िंदगी को समाप्त करके बैठे हुए हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें जो समाज के सेवक बनते हैं, नेता, अभिनेता, सुरक्षाकर्मी, पुलिस वाले या चिकित्साकर्मी, डॉक्टर्स या न्याय देने वाले जज और वकील, क्या इनमें से ऐसे लोग नहीं हैं जो अंदर ही अंदर बहुत से अपराध करके बैठे हैं। इनमें मैं बिजनेसमैन को भी जोड़ूंगा, मीडिया कर्मियों को भी जोड़ूंगा, जो अपनी पावर से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और कोई व्यक्ति गलती के कारण इतनी बड़ी सज़ा उसको दे दी जाती है, एक जीवन मिला है और वो नष्ट हो जाता है। लेकिन इतने सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अपनी पावर का दुरुपयोग कर करके वो हमेशा जीवित रहते हैं और समाज में इस कल्चर को बढ़ावा देते हैं। और इनको देख रही है नई जनरेशन, और नई जनरेशन सीख रही है कि पैसों की ताकत से, पद प्रतिष्ठा की ताकत से बचा जा सकता है। जब ऐसी ज़िंदगी में इतना एंजॉय होता है, इतना मज़ा आता है, तो ये सब चीज़ें तो होगी। लेकिन उस व्यक्ति के लिए सहानुभूति होनी चाहिए जो किसी पीड़ा के कारण, जो किसी भूख के कारण चोरी कर लिया, जो किसी परेशानी के कारण रो गया, किसी ने उसको इतना चिढ़ाया, किसी समाज ने उसको इतना पीड़ित किया कि उससे गलती हो गई जाने अनजाने में। ऐसा व्यक्ति जेल में रोता है, कैद में रोता है, बिलबिलाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। एक छोटा सा बच्चा जब क्लास में होता है, उसको मज़ा आता है टीचर को परेशान करने में, उसको मज़ा आता है जब वो टीचर के सामने कॉलर ऊंचा करके हैकड़ी दिखाता है और बदतमीजी से बात कर लेता है। दो चार बच्चे उसको वाकई में सराहते हैं कि वाकई में क्या काम किया तूने। लड़कियां भी उसको अप्रिशिएट करती हैं, वाह हम तो तेरे से ही बात करेंगी क्योंकि तू तो इतना ताकतवर है। टीचर भी आज के रूल्स और रेगुलेशंस के कारण उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। लेकिन एक बच्चा सीधा साधा बैठा है, कोई बदमाशी नहीं करता, अपना मंथन करता है, अपना जीवन में एंजॉय करता है, एक शैक्षणिक संस्था का ध्यान रखता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखता, उसको तो एक मूर्ख की तरह जैसे पेश किया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि तू तो कोई काम का नहीं है। उनको इतना एक बढ़िया स्थिति मिल रही है तो क्यों नहीं बनेगा कोई गुंडा बदमाश। तो ये गुंडे बदमाशों के लिए काम करना पड़ेगा। पहले तो उनको समझाना पड़ेगा कि ये जीवन नहीं है। अगर गलती से आपके द्वारा किसी की जान चल जाती है तो जीवन एक ही मिला है इंसान का। अगर बच्चों को ये समझाया जाएगा कि किसी ने तेरे को कुछ कह दिया तो इससे क्या चीज़ पे ठेस पहुंची, तो उससे लड़ने की कोशिश मत कर। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं तो उसको मारूंगा।
मेरे को खाने को देता है क्या, मेरे लिए ऐसा। किसी बड़े ने भी बच्चे को कुछ बोल दिया तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसको मारने मरने को तैयार हो जाता है। तो उनको समझाना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ तुम्हारी दुख गई, तुम अपने मस्त रहो ना, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, कोई तुम्हें कुछ भी बोल रहा है तुम मस्त रहो। लेकिन बदलाखोरी आ जाती है, गुंडा बदमाशी आ जाती है, और वही आदमियत इसके अंदर इन्वॉल्व है कि पद प्रतिष्ठा पे पहुंचना है कि आज मैं इतना बड़ा गुंडा हूँ और मैं कल इतना बड़ा गुंडा हूँगा, इतना बड़ा गुंडा हूँगा। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आदतन अपराधी होते हैं, उन पर सामाजिक व्यवस्था या अच्छी बातों का असर नहीं होता, तो उनको जेल में होना चाहिए। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि जिनके हाथ में पावर है, उस पावर का फ्रीडम के नाम से वो दुरुपयोग करते हैं, अपना अधिकार ज़्यादा बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए। और ये शुरू से होता है, राजाओं के टाइम से लेकर आज की जो नेता लोग हैं या जिसके हाथ में पावर आता है, अगर उसकी सोच आपकी तरह से है, सच्ची है, सीधी है, सामाजिक है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो भी आदतन अपराधी हो और उसमें ताकत आ जाए, तो वो फ्रीडम का कितना दुरुपयोग कर पाएगा। जब गुंडे बदमाश को ये मालूम हो जाता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे थोड़ा सा किसी को धमकाना है, थोड़ा सा जुगाड़ करना है, थोड़ी सी सेटिंग करनी है, और मुझे सब कुछ मिल रहा है, मेहनत क्यों करेगा वो। एक छोटे से बच्चे को पता है क्लास में कि मैं थोड़ा सा टीचर के साथ अकड़ के बोल लेता हूँ, तो वो क्यों पढ़ेगा फिर, और वो क्यों क्लास के रूल्स मानेगा, वो टीचर की क्यों सुनेगा। उसको पता है मैं अकड़ जाता हूँ तो ये चुप हो जाता है। तो टीचर को भी पता है, क्योंकि रूल्स टीचर के खिलाफ हैं आज की तारीख में। तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है इस चीज़ की, किसी भी चीज़ की बेस से शुरुआत होती है। फिर बाहर देख रहे हैं दुनिया वाले, खासकर लड़कियां देख रही हैं, एक फीमेल का जो अट्रैक्शन है एक मेल के प्रति, वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। जब फीमेल एक बाइक चलाते हुए एक मवाली को देखती हैं, टशन में जा रहा है, स्टाइलिश बाइक है, बाल खड़े हैं, रंग रोगन कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, किसी को मारते हुए जा रहा है, छेड़ते हुए जा रहा है, तो वो उससे इंप्रेस हो रही है, वो अपना राजकुमार उसी को मान रही हैं, वो सपने में भी उसको देख रही हैं। तो जब जाना ही कंफर्ट जोन की तरफ है, जब इजीली सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो कौन कष्ट पाएगा, कौन संघर्ष करेगा। ये ज़िंदगी मैंने चुनी है ना अपने लिए। मैं नहीं कह रहा कि आप साइंस का प्रयोग ना करें अपने जीवन में, साइंस बहुत बड़ी चीज़ है, विज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। विज्ञान खुद ही अपने आप में सत्य है, विज्ञान भी तो सत्य है। विज्ञान कहाँ से अलग है? विज्ञान को हमने खोजा नहीं है, विज्ञान को इंसान ने खोजा नहीं है, बस जो है ना ऑलरेडी उसका पता लगाया है। जो भी है वो सब कुछ है पहले से, सिर्फ उसका पता लगाना ही विज्ञान है। जब पता लग जाता है तो हम उसको साइंस कह देते हैं, जब पता नहीं लगता तो हम उसको चमत्कार कह देते हैं। तो सहूलियतें लीजिए, लेकिन जो अंदर की जो सोच है, जो विचार है, वो कंफर्ट जोन की तरफ कम होनी चाहिए। जब कंफर्ट जोन की तरफ होगी तो सबको ही मज़ा ही आ रहा है उसमें, तो इसीलिए ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। और आप अगर सोच रहे हैं कि सज़ा देने से कुछ होता है, ये समझाने से ही सही होती है चीज़ें, चाहे छोटी उम्र हो चाहे कुछ हो। रूल्स रेगुलेशंस और नियम कुछ समाज के द्वारा गलत लग जाते हैं। अब क्या होता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं, कई बार आप समाज के कुछ नियम की बात करते हैं या पारिवारिक नियमों की बात करते हैं, तो सब इंसान ने ही तो बनाया है ना। फिर जिसने बनाया आप उसका महिमा मंडन करते हैं कि ये तो बेस्ट इंसान है क्योंकि इसने नियम बनाया है। तो गलतियाँ अगर आप कह रहे हैं कि इंसान से हो सकती हैं, तो फिर कभी कभी हो सकती हैं, और वो मैं गलतियाँ नहीं बोल रहा हूँ उनको, लेकिन उन्होंने बनाया बहुत पहले के हिसाब से। आज दुनिया अलग चली गई, कल मोबाइल नहीं था आज मोबाइल है, कल कुछ और होगा। तो हर समय के हिसाब से चीज़ें बदलती चली जाती हैं, तो संशोधन की आवश्यकता है। तो इनमें अगर समझाइश की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि ज़िंदगी एक मिली है, जी भर के जियो, हर पल अस्तित्व के साथ जियो, क्यों किसी को मारने के लिए अपने को पीड़ा देते हो। अगर कोई गुंडा बदमाश ये सोच रहा है कि मैं किसी को मार करके खुश हो जाता हूँ, किसी को मैं पीड़ा दे रहा हूँ, हम किसी और पे जब क्रोधित होते हैं तो सबसे पहले हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वो क्रोध जो जन्म लेता है, ऐसा हमारे अंदर क्या हो रहा है, अंदर तो खुद ही भुन रहे हैं बुरी तरह से। तो भुनाव तो पहले खुद के अंदर होता है ना, बाद में उसके साथ कुछ अच्छा होगा गलत होगा ये तो बाद की बात है, और पता नहीं उसके साथ अच्छा गलत होगा कि नहीं होगा, तेरे साथ तो पक्का हो गया, गारंटेड हो गया, क्योंकि शुरुआत तेरे से हुई है। तो छोटे छोटे बच्चों को ही समझाना पड़ेगा शुरुआत से, स्कूल्स में से, स्कूल में, घर परिवार में। आज आप फादर को देख लीजिए, गाली बक दे ले खा लॉलीपॉप, अंकल जी की चांटा मार दे ले खा लॉलीपॉप। बच्चे पेरेंट्स तक के चांटे मार देते हैं चलते फिरते, ये छोटा सा बच्चा मार दिया। और बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, मैं देखता हूँ कई बार नेट पे बता देते हैं कि साहब बच्चे को कुछ मत कीजिए, बेचारे ने मारा है, ये तो बच्चा ही है। वो फिर उसकी आदत हो जाती है, उसको पता है चांटा मारेंगे कुछ नहीं बोलते, चांटा मारेंगे कुछ नहीं बोलते। आप देखिए कोई बच्चा है, वो खुद गिर जाएगा, इधर उधर देखेगा और झाड़ पहुँच के खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर उसके भाई बहन ने किसी ने धक्का मारा और वो गिर गया, चाहे कम चोट आई है, लेकिन मम्मी पापा ये करने लगेगा। तो छोटे से बच्चे में ये चीज़ जब घर कर जाती है, उसको वापस से सही करना मुश्किल हो जाता है। और जितने भी गुंडे बदमाश हैं वो एक समय बाद इतना आगे निकल जाते हैं इस चीज़ में कि फिर पीछे आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये शुरुआत से समझाना पड़ेगा लोगों को और बच्चों को भी। बच्चों की बात पर एक विचार आया दिमाग में
कि पहले परीक्षा होती थी, अभी ये फ्रीडम जो शब्द है वहाँ भी अप्लाई होता है कि बच्चों की परीक्षा नहीं होती, उनको आप मार नहीं सकते, उनको कुछ कह नहीं सकते। तो जनता ये जानना चाहती है कि पुरानी व्यवस्था जिसमें स्ट्रिक्टनेस भी थी और पढ़ाई भी थी, डिसिप्लिन भी था, या आज की ये आज़ादी सो कार्ड, ये सही है या वो पुराना वक्त? ना मैं पुराने को सही कहूँगा, ना मैं नए को सही कहूँगा, ना मैं पुराने को गलत कहूँगा, ना नए को गलत कहूँगा। और शिक्षा जो व्यवस्था है वो देशों के रूप में अगर देखी जाए तो हर देश ने अलग अलग शिक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश की। प्रयोग हमेशा चलते रहते हैं शिक्षा व्यवस्था पे भी। कोशिश ये की कि ऐसा कर लेंगे तो शायद सही होगा, ऐसा कर लेंगे तो शायद सही होगा, और हमेशा ये संशोधन चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि जीवन आगे की तरफ चलता है। कभी भी कोई शिक्षा कंप्लीट होगी ही नहीं, कभी भी कोई तरीका इंसान पे पक्का होगा ही नहीं। लेकिन कुछ देशों ने यह भी प्रयोग किए कि परीक्षा जैसी चीज़ जीवन में हो ही नहीं। उसके भी अपने प्लस पॉइंट हैं, उसके अपने माइनस पॉइंट भी हैं। ऐसे ही आज हमारे देश की बात करें तो परीक्षा शुरू से ही इस देश का मूलभूत अंग रहा है, मूलभूत विचारधारा रही है। इसके भी अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। वैसे देखा जाए तो जीवन ही एक परीक्षा है, इसको जीना ही एक अपने आप में परीक्षा है। अगर परीक्षा जैसी चीज़ कोई संसारिक जीवन में लागू कर दी है तो कोई नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक दृष्टि से जब हम रहते हैं तो हम किस व्यक्ति से क्या काम करवाएंगे वो तो देखना ही पड़ेगा। आखिर परीक्षा किस चीज़ की हो रही है? कोई व्यक्ति लिथार्जिक है, कुछ करता ही नहीं है, कुछ ध्यान ही नहीं देता, वो समाज के लिए बाधा बन रहा है, पड़ा रहता है, सोता रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हो सकता है वो ध्यान लगाता हो, बैठा हो सकता है वो मेडिटेशन करता हो सकता है वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच गया हो कि सत्य उस पर टपक रहा हो, लेकिन समाज निर्माण में उसका योगदान नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ बैठा हुआ है। तो आखिर ये परीक्षाएं लगाई गई हैं समाज निर्माण के लिए। अब समाज निर्माण कैसे होता है? एक परीक्षा हमारी स्कूली स्थिति में, इस परीक्षा स्कूली स्थिति वाली परीक्षा को अगर आप आगे लेते चले जाते हैं तो यही आपके डॉक्टर बनने की परीक्षा में आ जाती है, यही आपके इंजीनियर बनने की परीक्षा में आ जाती है, सरकारी परीक्षाओं में आ जाती है। वो बाहर की दुनिया का ही तो समाज निर्माण है कि कौन सा अच्छा व्यक्ति सेलेक्ट होगा जो समाज को बहुत तगड़ा करेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि हमने तय किया कि हमको एक मकान बनाना है, तो आप कौन से मजदूरों को लेंगे, आप कौन से कारीगर को लेंगे जो वजन ज़्यादा उठा सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है। एक आदमी 4 का काम कर पा रहा है और 10 आदमी एक का काम नहीं कर रहे, बैठ के पंगत लगा रखी है, तो आप किसको लेंगे? तो इस चीज़ की भी परीक्षा लगा दी संसार में कि हम देखें कि वाकई में कौन सा कारगर है। इस परीक्षा का रिलेशन कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपलसरी है इसको लगाना ही चाहिए, लेकिन संसार की बेहतरी में बहिमुखी जो स्थिति है जो मैंने आपको बोला, उसकी बेहतरी के लिए परीक्षा कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन परीक्षा में भी ईमानदारी होनी चाहिए। सांसारिक दुनिया की भी तो अपनी ईमानदारी है। लोग ना तो आध्यात्मिक दुनिया से ईमानदार हो पा रहे हैं, ना संसारिक दुनिया से ईमानदार हो पा रहे हैं। सांसारिक दुनिया की अपनी खुद की एक ईमानदारी है कि परीक्षाओं में भी घोटाला, कि परीक्षाओं को इतना ल्यूज बना दो कि क्वांटिटी तो डेवलप हो जाए लेकिन क्वालिटी नष्ट हो जाए। अभी मैंने मकान का उदाहरण दिया, अगर मैं इसी की परीक्षा लगा दूं कि कौन कितना अच्छा मकान बनाता है, इंजीनियर होते ही है ना, इंजीनियर की परीक्षा होती है ना, अगर मैं सबको इंजीनियर बना दूंगा तो थोक के भाव खड़े हो जाएंगे। जो मकान बनवाने वाला व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो जाएगा, किस बात से, कि मेरे सामने तो इतने सारे इंजीनियर खड़े हैं, मैं किससे बनवाऊँ। लेकिन अगर वाकई में कसौटी सही होती, टाइट तरीके से उनको लिया होता, सबके लिए दरवाजे नहीं खोले होते, तो वाकई में संसार बहुत जल्दी डेवलप होता। तो परीक्षा की भी कसौटी ये होनी चाहिए कि वाकई में परीक्षा है तो है, लेकिन फिर इसमें बुद्धिजीवी बीच में आ जाते हैं, क्योंकि कोई परीक्षा देता है तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो आपने बनाया ही ऐसा सिस्टम है, आपने उसको सिखाया ही यही है, आपने उसको ये नहीं बताया कि खुश रहना ज़्यादा बड़ी परीक्षा है, जीवन में समझना ज़्यादा बड़ी परीक्षा है। और मैं नहीं मानता इस बात को कि अगर पूरी तरह से ईमानदारी हो जाए संसारिक जीवन में तो कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। अब वो असफल कैसे हो रहा है? वह एग्ज़ाम्स को क्यों नहीं क्रैक कर पा रहा, एग्ज़ाम्स में क्यों नहीं आगे निकल पा रहा? वो ईमानदारी से पढ़ता ही नहीं है, फिर बाद में रोता है। पहले तो खुद ने हालत ख़राब कर ली खुद की, फिर बाद में रो रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? कि फर्जीवाड़े से पास हो करके पैसा देके रिश्वत देके बड़ा आदमी बन गया, फिर वही परीक्षाएं कंडक्ट करा रहा है, उसका नेचर भी वही है, वही अधिकारी बन गया बड़ा, वही नेता बन गया, वही सिस्टम को चला रहा है, वही समाज को चला रहा है। तो वो क्या करेगा? वही यही फर्जीवाड़ा करेगा, वही पेपर आउट करेगा, वही चीटिंग्स करेगा, वही ऊपरी तरीके से नंबर दे देगा, फिर वही लोग आ जाएंगे। तो फिर सही व्यक्ति का सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा जो वाकई में तैयारी कर रहा है, फिर वो रोएगा, तो रोएंगे सारे, फिर इनका रोना
जब चालू होता है तो समाज सेवी लोग आ जाते हैं, बुद्धिजीवी लोग आ जाते हैं कि इंसानियत तो बहुत बुरी स्थिति में है। तो बुरी स्थिति में लाया कौन? ये एक चक्र है जो चलता रहता है। तो परीक्षाएं संसारिक जीवन में कोई बुरी चीज़ नहीं है, शानदार चीज़ है। जीवन भी एक परीक्षा की तरह ही अगर आप इसको सोचेंगे तो छोटे बच्चे को या बड़े व्यक्ति को या किसी को भी, आदमी औरत को, किसी को भी जीना आना चाहिए। उसके एग्ज़ाम उसको निरंतर रूप से देने चाहिए, उसमें फुल ईमानदारी हो। और ये ईमानदारी तो तब आएगी जब हम निचले पायदान से सच्चाई और ईमानदारी से जीना शुरू करेंगे और इन परीक्षाओं को लूज ना करेंगे। सबको पास कर दो, सबको पास कर दो की कसौटी पे ना लेकर के रियल में कठोर बनाएंगे। और जो इन परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे कि तुम्हारे अंदर कुछ और हुनर है। कोई खेलों में तगड़ा है तो तू खेलों की परीक्षा दे, कोई टेक्नोलॉजी में बड़ा है तो तू टेक्नोलॉजी की परीक्षा दे, तू पढ़ाई में बड़ा है तो पढ़ाई की दे। लेकिन सबको एक ही चीज़ में डाल देता है देश, और वो चीज़ें हैं सरकारी नौकरी, जिसमें खास तौर पे डॉक्टर और इंजीनियर या आईएएस, सीए। तो इन चीज़ों में अगर डाला जाएगा और समझाया नहीं जाएगा तो सब चीज़ों का नाश जैसे हो रहा है होता चला जाएगा। ये जो शब्द है फ्रीडम, इसके पीछे अपने आप ही एक शब्द आता है जो पैदा होता है, वो है गुलामी। बच्चे को पेरेंट्स से, पेरेंट्स को समाज से, समाज को सरकार से, सरकारों को यूएनओ से। कहीं भी देखा जाए तो लगता है कि फ्रीडम के साथ गुलामी है। तो क्या पूरे समाज में गुलामी है जिससे कि सबको फ्रीडम ही चाहिए? अंदर से सोचा जाए तो छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, उसको अंदर से ही फ्रीडम चाहिए। नेचर के द्वारा दिया हुआ एक तत्व है। कई पक्षी हम पाल लेते हैं, चिड़ियाएँ हम रख लेते हैं अपने शोबाजी के लिए कि हमको ये सुकून दे रही हैं, तो इनके लिए एक पिंजरा बना दिया, इनको रख लिया पालने के लिए। लेकिन वो चिड़ियाएँ कुछ समय बाद अपनी उड़ने की जो कैपेसिटी है उसको खो देती हैं। उनको अगर आप उड़ाने की भी कोशिश करोगे तो वो ढंग से उतने ऊंचे आसमान में नहीं उड़ पाएंगी और उनको कोई ना कोई बिल्ली या कुत्ता झपट्टा मार के खा जाएगा। इसीलिए वो कोशिश करती हैं कि मुझे किसी ने खोला भी है ना तो मैं तो वापस पिंजरे में चली जाऊँ। अगर मैं किसी को खोलने की भी कोशिश करूँगा तो वो कोशिश वापस से ये करता है या करती है कि मैं उस पिंजरे में वापस चली जाऊँ या चला जाऊँ। क्यों? क्योंकि प्रकृति तो ये कहती है कि मुझे स्वतंत्र होना है, इसीलिए वो मेरी बात सुन लेता है या सुन लेती है। लेकिन वापस से उसके साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है कि वो वापस से उस पिंजरे की तरफ जाता ही है या जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी इंटरनल फ्रीडम की, मैं आपकी आउटर फ्रीडम की बात नहीं कर रहा। आप इन्वॉल्व क्यों होते हैं? आपको कोई देखने थोड़ी ना आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ आप आइए, मैं आपको सिखाता हूँ जीना कैसे जीते हैं। पहले जीना सीखना पड़ता है। ये भी एक क्लास है। लोग डॉक्टरी सिखा रहे हैं, लोग इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं कि अच्छी रोडें बनाइए, अच्छे अस्पताल बनाइए, सब कुछ अच्छा बनाइए, होटल्स बनाइए, बहुत शानदार गार्डन बनाइए, पूरी दुनिया अच्छी कर दीजिए। लेकिन अच्छी ज़िंदगी कैसे जीनी है वो कोई नहीं बता रहा। आप आइए, मैं बताता हूँ। सबको बोल रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, आप आइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे जीना है। बिल्कुल रिलैक्स मोड पे, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, हमारा प्रभाव जो हमारे सबसे नज़दीक है। मैथ्स में आपने देखा होगा, सर्कल अगर हम पढ़ते हैं तो उसका एक केंद्र होता है जिसको हम ओ से दर्शाते हैं। ओ केंद्र जो होता है, जो उस केंद्र के नज़दीक है, हम ओ हैं, हमारा जो चित्त है वो ओ है। हम सबसे नज़दीक किसके होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसके होते हैं हम सबसे नज़दीक? बचपन में तो पेरेंट्स के होते हैं। नहीं होते। हम सबसे नज़दीक हमारे खुद के होते हैं। हमारी से खुद की बॉडी, हमारी खुद के सबसे नज़दीक होते हैं। हमारी बॉडी, सबसे पहले हमारी बॉडी। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स से हमारा इतना प्यार है कि हम तो उनके लिए जान देने को भी तैयार हैं। लेकिन अगर उनकी बॉडी को हानि पहुंचेगी, वो प्रयोग देखना क्या होगा। जब चोट लगेगी ना तो आपकी मम्मी को दर्द जरूर होगा कि हाय मेरे बच्चे की हुई है, लेकिन अत्यधिक दर्द आप ही सहन करेंगे। ऐसे ही आपके पेरेंट्स ही दर्द सहन करते हैं। आप सिर्फ उनके फील को देख करके महसूस कर सकते हैं, लेकिन दर्द वही सहन करेंगे। तो हम सबसे नज़दीक किसके हैं? हमारे खुद के। सबसे पहले हम खुद के नज़दीक हैं। तो पहले तो हमको किससे फ्रीडम प्राप्त करनी है? बॉडी से। कहीं हमको कोई बांध नहीं दे कि हमको बांध के पटक जाए, कम से कम रिलैक्स तो हो सकें, हम चल फिर सकें। उसके बाद जैसा कि आपने बोला कि पेरेंट्स होते हैं, उन पेरेंट्स भी मदर फादर मुख्य हैं, फिर उनसे फ्रीडम पानी है। उसके बाद घर के और मेंबर्स, जॉइंट फैमिली है तो, फिर उसके बाद रिश्तेदार, उसके बाद समाज, उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं, धर्म, पूरी दुनिया। तो आप छोटी चीज़ से स्टार्ट करें। पहले तो आप ये देखें कि आप जब चल रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से तो चल रहे हैं क्या? आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आपको किसी ने कह दिया घर के मेंबर ने, ये कोई टाइम है खाना खाने का? अरे मुझे भूख ही अभी लगी है तो मैं तो अभी खाऊंगा। नहीं साहब, हमने तो बांध दिया साहब, 2 बजे ही खाएंगे हम तो। मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया। साहब हमको तो लग रही है, हमारा तो पेट में दर्द हो रहा है, अभी मत करना क्योंकि मम्मी ने तो बोला है कि सुबह 6 बजे ही करते हैं। क्यों? जब भूख लगे जब खाओ, जब लगे तब जाओ, जब नींद आए जब सो जाओ।
ये संत की प्रक्रिया होती है जीवन की। लेकिन हमको सिखाया जा रहा है टाइम, हमको टाइम में भी बांधा जा रहा है। एक एक टाइम भी ऐसी चीज़ है जिसमें हम बंध जाएं। हम बंध ही नहीं सकते, हम तो अस्तित्व है, अस्तित्व कभी बनता ही नहीं है, वो तो चलता है और जो होता है जो है। तो ये सब चीज़ें हैं कि उसको समझना पड़ेगा, और एक बच्चे को भी अपने पेरेंट्स से संघर्ष ना करते हुए समझना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं कि इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, इंसान डरता है। क्यों ऐसा होता है कि एक जो बच्चा है जब वो पैसा कमाने लग जाता है तो वो फिर उसका डर अपने फादर के प्रति थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। फिर वो बातें करता है कि तू अपने बाप से नहीं डरता, हम तो अपने बाप से बहुत डरते थे। वो डरते इसलिए थे कि रोटी वो देता था, अब रोटी तेरी हो गई, अब कौन सा डरता है। और कुछ लोग सुन के बोलेंगे नहीं हम तो अभी भी डरते हैं, वो कुछ और कारण हो सकते हैं। मैंने हमेशा कहा कि डर और प्रेम में फ़र्क है। अपने पेरेंट्स से डरिए मत, प्रेम कीजिए, क्योंकि डर और प्रेम एक बक्से में नहीं आ सकते कभी भी। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं है। अपने पेरेंट्स से, समाज से, दुनिया से, रिश्तेदारों से, सबसे प्रेम कीजिए, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जान के पेरेंट्स भी बताते हैं कि हमसे डर, उनके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़िंदगी जी है और इतनी ज़िंदगी में कुड़े हैं, इतना परेशान हुए हैं, उनको खुद को पता चल गया कि मेरी ज़िंदगी का तो नाश हो गया। तो अब मेरी ज़िंदगी का तो नाश हो गया, अब हम बच्चे की भी सल्टा देवें। तो वो कहते हैं कोई नहीं डर रहा, दुनिया तो मेरी रेड मारी रही है, अब तू भी डर यहाँ पे, अब तेरे को भी प्रॉब्लम में डालूंगा मैं, क्योंकि किसी पे तो बस चलता नहीं है। थोड़ा वाइफ पे चल जाए तो वाइफ पे चिल्ला ले, वाइफ का हस्बैंड पे बस चल जाए तो हस्बैंड को सल्टा ले, दोनों में नहीं चले तो बच्चे को सल्टा ले। आप देखेंगे स्कूल्स के अंदर ये आपको चीज़ें मिलेंगी कि स्कूल्स में जो ज़्यादातर शिकायतें होती हैं, अगर आप गहराइयों में जाएंगे ना, तो उन पेरेंट्स की शिकायत ज़्यादा आती है जिनमें आपसी कलह ज़्यादा होती है। जिनमें आपसी कलह नहीं है वो शिकायत ही नहीं करेंगे। क्यों? घर में हस्बैंड का बस नहीं चल रहा, बीवी उस पर चिल्ला रही है, अब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले, क्योंकि उसको भी पता है स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, क्योंकि स्कूल वाले तो सुनेंगे। तो वो अपनी बीवी से कुछ नहीं बोल पा रहा, वो स्कूल के ऊपर निकाल रहा है। तो इंसान जब फ्रीडम में नहीं होता, जो कि उसका नेचुरल तत्व है, तो वो फिर अपनी भड़ास किसी ना किसी पे निकालता है, फिर झपट्टा मारता है। ये एक बन जाता है एक सिस्टम कि मैंने तेरी फ्रीडम को ख़त्म किया है, तू मेरी फ्रीडम कर। अगर आप सोसाइटी का चित्र देखें तो आपको इमेजिन होगा, मैं सबको इमेजिन करवा रहा हूँ, सब एक बार सोचिए कि हम आखिर रह कहाँ रहे हैं। हमने बनाई सोसाइटी, बहुत अच्छी बनाई, कितनी अच्छी बनाई आपके सामने है। आप ध्यान से सोचिए, एक चित्र इमेजिन मैं आपको करा रहा हूँ कि आपके गले पे किसी ने हाथ रख रखा है, आपने किसी के गले पे हाथ रख रखा है, किसी और ने किसी के गले पे हाथ रख रखा है, रिश्ते नाते सब आ गए इसमें, सब एक दूसरे के गले पे हाथ रख रखा है। और गले पे हाथ रखना इस बात का संकेत है कि हम एक दूसरे का गला दबा रहे हैं, हम फ्रीडम में है ही नहीं। इसीलिए दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना उतना विकास नहीं कर पाती जितना मानव कर सकता है। इसलिए मानव कुड़ के मर जाता है, और एक दिन जब वो मर रहा होता है, इंसान जब मर रहा होता है, तो उसको याद आता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो ज़िंदगी भर हमेशा पीड़ा में ही रहा, और मेरे को तो कभी स्वतंत्रता मिली नहीं, हमेशा परतंत्र रहा। तो इसलिए इस स्वतंत्रता को आप जानिए, इस स्वतंत्रता को आप समझिए, यही आपका सबसे पहला अधिकार है। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि संसारिक दुनिया के अंदर आप वो सारे काम करें जिससे कि आप लोगों को परेशान करने लगे कि मैं तो स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, मैं तो एक दूसरे को मारूंगा। मैं स्वतंत्रता उसको कहता हूँ जो अंदर से आती है, बाहर परेशान करने से नहीं। बहुत खूब। हमने फ्रीडम के बारे में इतनी बातें की, और अनमोल सच बोलते हैं, साफ बोलते हैं। आपको पसंद आए या नहीं आए, अपने अपने विचार है, क्योंकि अनमोल के अपने फ्रीडम है। तो ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अनमोल के साथ में एक और पॉडकास्ट के बहुत खूबसूरत टॉपिक के साथ।